देखो आगे, लाइट क्यों खोला है? क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक हमने वैद्युत स्थितिकी किसे कहते हैं समझ लिया था, हमने विद्युत आवेश क्या होता है समझ लिया था, हमने विद्युत क्षेत्र समझ लिया था, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देख लिया था। ठीक है, तो अब हमारा काम है कूलाम के नियम में एंटर करना। कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र का एक और फॉर्मूला बनेगा, और कूलाम का नियम आगे के भी कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं और लास्ट में 2-3 डेरिवेशन भी हैं। ये जो करवाऊंगा कूलाम का नियम अभी, ये डेरिवेशन नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। बस डेरिवेशन के नाम पे एक छोटा सा स्टेप है, ये 2-3 स्टेप का है। उसके बाद एक फॉर्मूला मिलेगा, और ये फॉर्मूला फिजिक्स का सबसे स्टार्टिंग फॉर्मूले होंगे जो कि आगे के फॉर्मूले के लिए ज़रूरी होगा। ये सबसे बेसिक चीज़ है कूलाम का नियम, बेसिक चीज़ है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको 12th की फिजिक्स का 10 साल बाद कुछ याद रहेगा, बहुत सी चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन एक चीज़ जो गारंटी है याद रहने को, ये है कूलाम का नियम, क्योंकि ये पहला टॉपिक रहेगा ऐसा जिसमें परिभाषा है और जो आप अच्छे से याद करोगे लॉजिकली फिजिक्स के लैंग्वेज में। ठीक है, आवेश की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, ये सब तो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये थोड़ी बड़ी चीज़ है। और जब कूलाम का नियम नॉर्मली 3 नंबर में पूछा जाएगा अगर पेपर में आएगा तो, लेकिन अगर कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म पूछ दिया गया, सदिश स्वरूप पूछ दिया गया, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका सदिश स्वरूप थोड़ा मतलब ये तो सिंपल फॉर्मूला डिराइव करना है, सदिश स्वरूप में थोड़ा सा 11th का बेसिक वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। डिफिकल्ट वो भी नहीं है, वो थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाना होगा। ठीक है, कूलाम क्या है पहली बात तो समझ लो। कूलाम किसी वैज्ञानिक का नाम, एक वैज्ञानिक है उनका नाम कूलाम है, और ये जो नियम लगता है, ये नियम लगता है 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल के कारण। इसमें हम बल निकालते हैं कूलाम के नियम में, और ये बल कैसा है, एक आवेश और दूसरा आवेश स्थिर है, दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, और पहला आवेश दूसरे आवेश पर जो बल लगाएगा या दूसरा आवेश पहले आवेश पर जो बल लगाएगा, उसी बल को आपको कैलकुलेट करना है। वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, हम इस प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर दोनों आवेश सेम प्रकृति के हैं तो कैसा बल लगेगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब डिफरेंट प्रकृति के हैं, तब क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो बल का नेचर, प्रकृति का मतलब होता है कि बल का नेचर कैसा है, आकर्षण की प्रतिकर्षण। लेकिन प्रकृति के साथ परिमाण का पता होना भी जरूरी है। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू। हमें ये पता है कि आकर्षण लग रहा है, हमें ये पता है कि प्रतिकर्षण लग रहा है, लेकिन कितने न्यूटन का बल लग रहा है, बल का मात्रक न्यूटन होता है ना। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको आवेशों के बल, आवेशों के मध्य लगने वाले बल का वैल्यू निकालने के लिए हम कूलाम के नियम का यूज करते हैं। नियम बहुत सिंपल सा है, देखो क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम, ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, अभी तक 2-3 दिनों के लेक्चर में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आया। कूलाम का नियम मैंने क्या कहा, आवेश कैसे होते हैं, 2 स्थिर आवेश होते हैं। सपोज कर लिया एक आवेश ये है, ठीक है, एक आवेश आपका ये है, ठीक है, इस आवेश का नाम दे दिया। आवेश को किस चीज से दिखाते हैं, Q से, तो ये आवेश Q1 हो गया। और दूसरा आवेश ये है, सपोज दैट ये आपका दूसरा आवेश है, और इसका नाम क्या रख देंगे, ये Q1 है तो ये क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। सपोज 2 आवेश है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि आवेश प्लस है कि माइनस है, हम नॉर्मली ले रहे हैं बस। ठीक है, अगर दोनों प्लस होगा तो हमें पता है कि प्लस अगर दोनों हो तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों माइनस होगा तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, और एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षण। तो हम चिन्ह पे अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हम परिमाण पे जा रहे हैं, हमें वैल्यू निकालनी है। ये हो गया। इसके बाद सपोज दैट इन आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। ये जो आवेश हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक है, ये आवेशों के बीच का गैप है, गैपिंग है, दूरी है। इसके अलावा आवेशों का परिमाण हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, अब देखो
पहला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाएगा या दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल लगेगा। हमें यही बल कैलकुलेट करना है। तो बल को किस चीज से दिखाते हैं? बल को दिखाते हैं F से, ठीक है, ये हो गया बल F। यही F कैलकुलेट करना है। यहाँ ध्यान से देखना, ये दोनों के बीच जो बल लगेगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सुनो, दो स्थिर आवेशों के मध्य, ये आवेश स्थिर है, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के, परिमाण मतलब वैल्यू, जैसे ये इसका मान सपोज 4 कूलाम होता है, इसका 2 कूलाम होता है, तो ये 4 और 2 उसका वैल्यू हो गया, परिमाण। जैसे किसी चीज का वजन अगर 10 किलो है तो वो 10 किलो उसका परिमाण हो गया, ठीक है। परिणाम अलग होता है, परिमाण अलग होता है। मैं परिणाम नहीं बोल रहा हूँ, परिणाम होता है रिजल्ट, परिमाण होता है मैग्नीट्यूड, या फिर वजन से नाप लो या उसकी वैल्यू नाप लो। तो सपोज एक की वैल्यू Q1 है, दूसरे की वैल्यू Q2 है, तो क्या है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला स्टेटमेंट, आवेशों के परिमाण के, परिमाण क्या है, Q1 Q2, और दोनों को क्या करना है, गुणनफल का मतलब क्या है, गुणा कर देना है। तो क्या है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये बल F आवेशों के परिमाण के, तो आवेश के परिमाण कितने हैं, Q1 Q2, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ये पहला स्टेटमेंट है कूलाम के नियम का। ये स्टेटमेंट समझ में आया? आवेशों का स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के जो परिमाण है, इन परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बोलो या समानुपाती बोलो होता है। तथा यह बल, यही बल, तथा यह बल आवेशों के बीच की दूरी, कितनी दूरी है आवेशों के बीच, तथा यह बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है जब सिंपल है, सीधा है, ऊपर है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, 1 के बटे में, और ये चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। अगर ये चिन्ह सीधा में हो तो समानुपाती, और यही चिन्ह बटे में लग गया तो व्युत्क्रमानुपाती। तो ये दो स्टेटमेंट क्या क्या लिखे आपने, क्या क्या बोला मैंने, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण, ये परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी r है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है, कूलाम का नियम है। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने कहा ना, क्योंकि ये पहला डेफिनेशन जिसको आपको थोड़ा बहुत रिपीट करना पड़ेगा बार बार। अभी यही 3-4 बार रिपीट करोगे, घर जाते जाते वो याद हो जाएगा। ऐसा है ये, शुरू में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, और अगर ये अटपटा लग रहा है तो आगे जाके और भी डिफिकल्ट चीजें हैं, ठीक है। नियम तो वो परिभाषा तो मैं रटा दूंगा या याद करवा दूंगा अभी अच्छे से। इसको कंप्लीट करो अभी। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कैसा बनेगा, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो F प्रोपोर्शनल ऊपर क्या है, Q1 Q2, और नीचे क्या है, R²। तो अगर इसको और इसको एक साथ रखा जाए तो ये हो जाएगा ऊपर Q1 Q2 और नीचे क्या हो जाएगा, R²। ये हो जाएगा ऐसा, ये इसके समानुपाती, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती। अगर दोनों को एक साथ मिला के लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग करना है तो अलग अलग कर दो। आपको 9th-10th क्लास आपने पढ़ा होगा, स्पेशली 10th क्लास से। नहीं पढ़ा है तो मैंने पिछले साल 11th में बताया ही होगा। नहीं बताया है, नहीं पढ़ा है तो आज देख लो। किसी भी चीज़ के भी सामने अगर समानुपाती का चिन्ह लगा हो तो जब ये समानुपाती का या व्युत्क्रमानुपाती का, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो बराबर के साथ क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है एक। जैसे A प्रोपोर्शनल B है, जब आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो एक बराबर लगाओगे, और बराबर लगाते ही हमें साथ में क्या लिखना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, अलग अलग फिजिकल टर्म के हिसाब से, भौतिक राशियों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मैंने K दिखाया, कुछ भी दिखा सकते हो। यहाँ पे अभी के हमारे केस में
जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर लगेगा, और बराबर के साथ एक कांस्टेंट लगेगा, और उस कांस्टेंट को हम k से दिखाएंगे, कैपिटल K, और उस k की एक वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार कैमरे में देखने, नीचे वाला लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, F बराबर आ रहा है, F बराबर समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक या स्थिर वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिसका मान निश्चित है, पहले से पता है हमें। तो F बराबर प्रोपोर्शनल साइन लगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट को हम किस चीज से दिखा रहे हैं, कैसे, इसके की वैल्यू है, अभी बताऊंगा। F बराबर K, इसकी वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो आपके पास आंसर आया, फॉर्मूला आया, ये है कूलाम के नियम का फॉर्मूला, या फिर बोलो ये फॉर्मूला है दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने इससे पहले भी कहा है कि अभी ये फिजिक्स के स्टार्टिंग फॉर्मूले हैं, जैसे कल आया था E बराबर F अपॉन Q नॉट, वैसे ये एक दूसरा फॉर्मूला है, ये स्टार्टिंग फॉर्मूला है। आप एक पतली सी डायरी लो, फॉर्मूले लिखने स्टार्ट कर दो, क्योंकि हर चैप्टर में कम से कम 8-9 फॉर्मूले मिलेंगे, वो डेरिवेशंस होंगे, और लास्ट में ना बर्डन हो जाएगा, बहुत बड़ा सिर का दर्द हो जाएगा। और डायरी एक पतली सी बना के उसमें लिखते रहोगे, बार बार रिपीट होगा, वो फिर याद, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सारा फॉर्मूला। अब देखो ये आ गया F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे जो K है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बता रहा हूँ क्या है इसकी वैल्यू, ये चीज यहाँ हो गया, यहाँ से लिख रहा हूँ, जहाँ इधर से लिख देते हैं, अगला पेज, देखो ये हो गया, यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जहां k बराबर क्या है, k की क्या वैल्यू बताई मैंने, ये वैल्यू याद रखनी है 1/4 पाई, या हिंदी में याद रखना, लिखो 4 पाई, 4 पाई याद हो जाएगा। ये जो मैंने बनाया और इसके नीचे ये जीरो लगाया, इसका मतलब होता है, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, या फिर ऐसे बोलो ना एप्सिलॉन, हो गया एप्सिलॉन। अगर जीरो लगा है तो लिखोगे नॉट, या एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हो, अगर नहीं लिखा है एप्सिलॉन तो नहीं लिखोगे, ठीक है, बट यहाँ पर है तो इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ये लिखवा दूंगा मैं अलग से कहीं पे, जहाँ पे डेट वगैरह लिखते हो कॉपी का, वहाँ पे लिख लेना जब ये टॉपिक लिखोगे, एप्सिलॉन, ठीक है। क्या ये ऊपर कहीं लिख दो एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये नॉट का मतलब क्या है, जीरो का मतलब क्या है, ये जीरो शो करता है कि इन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम नहीं है, या फिर केवल एयर है। यहाँ पे हमने लकड़ी या फिर कांच का टुकड़ा नहीं रखा है, या कुछ भी पानी वगैरह नहीं भरा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये वैक्यूम को शो करता है, ये जीरो वैक्यूम निर्वात को शो करता है, इसके बीच हमने कोई दूसरा पदार्थ नहीं रखा है, बस आवेश है और आवेशों के बीच कुछ नहीं है। जैसे ये हथेली, दोनों हथेलियों के बीच कुछ पानी ही नहीं है, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, तो उसको मैं कहूँगा ये वैक्यूम है। ये हो गया k की वैल्यू। अब ये जो k की वैल्यू है आगे, इसका मान होता है एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, और ये मान क्या होता है, देखो ये मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू आई कैसे, ये भी बता दूंगा अभी। 9 गुणा 10 की घात 9, इसका भी मात्रक होता है, हर चीज़ का एक मात्रक होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक मात्रक होगा, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे अभी। चाहो तो मैं लिख भी लूंगा, लेकिन वो रटने वाला काम हो जाएगा, वो मात्रक अभी हम निकाल लेंगे। अच्छा एक और चीज़, यहाँ बल आ गया ना, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो एक अच्छा काम ये करना, ये लिखने के बाद या तो हिंदी में न्यूटन लिख लो, या फिर इंग्लिश में न्यूटन को किस चीज से दिखाते हैं, कैपिटल N। तो ये बल है, तो ये बल का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मात्रक भी अभी लिखेंगे। पहले मैं एप्सिलॉन नॉट जीरो की वैल्यू बता देता हूँ आपको। जैसे ये है एप्सिलॉन जीरो, इसकी वैल्यू होती है
854 इंटू 10 पावर -12, ये इसकी वैल्यू होती है। हालांकि ये वैल्यू आपको रटना नहीं है, ये पेपर में ना ये वैल्यू दिया भी रहता है। फिजिक्स का पेपर अगर मिले तो मैं बताता हूं आपको। ये देखो, ये फिजिक्स का पेपर है बोर्ड का। बोर्ड के पेपर की या तो स्टार्टिंग में या कभी कभी लास्ट में देते हैं, वैसे तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम देते हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू दी है 1/4πε0, दिख तो नहीं रहा होगा बट देख लो, मतलब यहाँ देखना, यहाँ पे लिखा रहता है 1/4πε0 की वैल्यू लिखी है 9 × 10⁹। मात्रक लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आया कैसे मैं बता दूंगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये मात्रक आ गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं, ये अगर बोलना हो आपको इसका नाम तो इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता इसको कहते हैं, ये एक फिक्स वैल्यू है। अच्छा, ये 8.854 इंटू 10 पावर -12 जब न्यूमेरिकल लिखोगे तो जरूरी नहीं कि आप पूरी वैल्यू पुट करो वहां पे। ठीक है, वहां पर आप सिंपल वैल्यू भी पुट कर सकते हो, जैसे कि 8.85 भी लिख के आ सकते हो या 8.8 करके भी छोड़ सकते हो उस वैल्यू को। ये निर्वात की वैद्युतशीलता की वैल्यू हो गई। ओके, तो ये हो गया आपके पास, जहां k की वैल्यू पुट कर दी। Q1 Q2 क्या है, k की वैल्यू पुट कर दिया। Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 किसका मान है, आवेश का मान है ना। सोच क्या रहे हो इतना, Q1 Q2 क्या है, स्थिर आवेश या स्थिर बिंदु आवेश या स्थिर आवेश बोलो, स्थिर आवेशों का मान के लिए कहोगे परिमाण, स्थिर आवेशों का मान या परिमाण बोल लो। R क्या है इसमें, R क्या है, आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी। और F क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है। आवेशों के मध्य लगने वाला को हम कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, आरोपित। और आवेशों के मध्य आरोपित, आरोपित में ई की मात्रा छोटी होती है ना। आवेशों के मध्य लगने वाला बल, उसको लिख दो आवेशों के मध्य आरोपित बल। ये हो गया। और कोई क्वांटिटी इसमें, F डिफाइन कर लिया क्या है, K कर लिया, Q कर लिया, R कर लिया। ठीक है, आप चाहो तो इस F को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब K की वैल्यू उतनी होती है तो आप F बराबर लिख सकते हो, K की जगह 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R² भी पुट कर सकते हो। हाँ, इसलिए शॉर्टकट करने के लिए हम इसको K लिख देते हैं, शॉर्ट में निपटाने के लिए। तो ये आपका कंप्लीट ये हुआ। अच्छा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर कहाँ से आया, इससे रटना नहीं है, इससे भी समझ सकते हो। याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, बट समझ सकते हो इसको भी कैसे आया। देखो F की वैल्यू तो हमें पता न्यूटन होती है, हमें K की वैल्यू निकाली है ना हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये K की वैल्यू निकाली है, अगर आपने मात्रक निकाली है तो ये K का मात्रक यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये F का आंसर, अगर यहाँ इस आंसर को K में बदलना हो तो सोचो, F बराबर K Q1 Q2 अपन R² है, तो Q बराबर K बराबर कितना हो जाएगा। K को अकेला छोड़ो, जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगा। तो K के दूसरी साइड कौन है, F था। K के साइड कौन है, F, तो R² भाग में है, ये ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा R²। और K के Q1 Q2 गुणा में है, K के साथ गुणा में है, तो ये आ जाएगा दूसरी साइड भाग में। हम मात्रक निकाल रहे हैं, मात्रक निकालने का मैं एक तरीका समझा रहा हूं, रटना नहीं पड़ेगा आपको, पेपर में जाके निकालो मात्रक। बल
बल है ना, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आर क्या है, दूरी, और दूरी का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर में नापते हैं हम दूरी को, और दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। और नीचे आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम, और यहाँ पे दो आवेश है तो क्या हो जाएगा, कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। तो ये बटे वाली चीज को ऊपर ले जाओगे, तो आप इसको ऊपर ले जाओगे जब, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो -2, या फिर चाहो तो ऐसे कर सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, और ये नहीं लगाना चाहो तो -2 लिख दो। तो ऐसे रटना नहीं पड़ेगा, ये आंसर कहाँ से आया पता चल जाएगा। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, उसके बाद लिखने वाला काम करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म देख ही लेंगे। जल्दी से देखो इसको, क्या है कुलाम, किसके लिए लगता है कुलाम का नियम, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसको हम निकालते हैं कुलाम के नियम से। क्या होता है, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F। Q1 Q2 क्या है, आवेशों का, स्थिर आवेशों का क्या है, परिमाण। बल आवेशों के परिमाण के, ये कौन सा चिन्ह है, गुणा, तो गुणा के क्या लिखेंगे, गुणनफल। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के ये क्या है, समानुपाती होता है। तथा यह बल R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी के, ये क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कुलाम का नियम है। दो आवेशों के मध्य या दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कुलाम का नियम है। सिंपल है एकदम, इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और सिंपल भी है ये। इसमें किसकी क्या वैल्यू है, ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट आया। वो कांस्टेंट हमेशा आता है, जब भी समानुपाती हटता है तो बराबर से एक कांस्टेंट आता है, ये रूल है फिजिक्स का। और यहाँ पे कांस्टेंट को हमने k से दिखाया। ये k की एक बड़ी वैल्यू है जिसका नाम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू पेपर में पहले से दिया हुआ रहता है 9 × 10⁹, वरना याद है तो और भी अच्छी बात है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं दिया रहता है पेपर में, तो इसको याद करो तो कर सकते हो। 8.854 × 10⁻⁻12 इसका वैल्यू है निर्वात की। इसे क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। Q1 Q2 क्या है, आवेश, स्थिर आवेश, R दूरी है आवेशों के मध्य की, F है आवेशों के मध्य आरोपित बल। लिखने वाला काम करते हैं इसके बाद, और इसके बाद हम इसी चीज को, इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में समझेंगे कि इसका वेक्टर आंसर क्या होगा, इसका एक नया वेक्टर फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है।